अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात उन लोगों की करेंगे जो वर्कआउट के लिए जिम जाते हैं। आजकल वैसे हर कोई अच्छा दिखने और फिट रहने के लिए जिम में सुबह सुबह पसीना बहाता है, खासकर युवा, जिनके लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 19 में ऐसा ही हुआ है। वहां ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते वक्त करंट लगने से 24 साल के बीटेक इंजीनियर सक्षम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेहोशी की हालत में सक्षम को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जिम मैनेजर अनुभव दुग्गल को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते वक्त किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखने के लिए लोग रोजाना जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। खासकर आज की युवा पीढ़ी जो अच्छा दिखने के लिए जिम में सुबह शाम तरह तरह के वर्कआउट करती है। कोई सलमान और जॉन इब्राहिम जैसी फिटनेस चाहता है तो किसी को दीपिका और मलाइका जैसी बॉडी चाहिए। जिम जाने और फिट दिखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के सही मेंटेनेंस नहीं होने का खामियाजा कभी कभी वर्कआउट करने वालों को भुगतना पड़ता है। खासकर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रेडमिल जैसे उपकरण, ये हर जिम सेंटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिटनेस बढ़ाने, फैट घटाने, हेल्दी रहने और हार्ट को हेल्दी रखने का एक अच्छा साधन है। इसलिए ज्यादातर लोग वर्कआउट के दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ना पसंद करते हैं। मगर दिल्ली के रहने वाले 24 साल के बीटेक इंजीनियर सक्षम के लिए ये ट्रेडमिल उनकी मौत का कारण बन गया। बताया गया कि 3 दिन पहले रोहिणी सेक्टर 19 में रहने वाले सक्षम जब जिम में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी उसमें करंट दौड़ गया और वो करंट लगने से गिर गए। फौरन सक्षम के हाथ पैर रगड़े गए, उसको सीपीआर भी दिया गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 18 जुलाई की सुबह हर सुबह की तरह सक्षम पृथ्वी 24 साल का फिटनेस एंथुसियास्ट रोहिणी के इस जिम प्लेक्स फिटनेस जोन में आता है, वर्कआउट करता है और वर्कआउट करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए ट्रेडमिल नंबर 2 पर बैठता है। इतनी देर में बाकी लोगों को एहसास होता है कि सक्षम उसी ट्रेडमिल पर गिर गया है और आई विटनेस जिसने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया, उसका कहना है कि जैसे ही उसने सक्षम को छूने की कोशिश की, उसको करंट का झटका लगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा, जिसके बाद ट्रेडमिल को ऑफ किया गया, उसके पावर सप्लाई को ऑफ किया गया और उसके बाद सक्षम को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स ने बताया कि सक्षम की मौत पहले ही हो चुकी है। सक्षम के साथ इसी जिम सेंटर में वर्कआउट करने वाले एक शख्स ने बताया कि ट्रेडमिल में करंट को लेकर पहले भी शिकायत जिम मालिक से की गई थी, लेकिन सक्षम के घर वालों का आरोप है कि जिम मालिक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ट्रेडमिल पे जो हमने देखा, जैसे कि जिस लड़के की सक्षम नाम का जो हमारे जिम में ही करता था, तो उस मशीन के रिलेटेड हमने ऑलरेडी पहले भी कंप्लेंट कर रखी थी ऑनर को, मिस्टर अनुभव को, कि भाई इसमें करंट पास होता है रनिंग करते वक्त। तो उन्होंने काफ़ी बार बुलाया भी इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने कहा भाई हो गया या उससे रिलेटेड, लेकिन वही है कि अब जैसे कल ट्रेडमिल के थ्रू ये दिक्कत हुई है, तो ये जो प्रॉब्लम रिलेटेड अनुभव को हमने बताई थी कि इसमें करंट पास होता है। इंसाफ तो मैं चाहती हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिम वालों की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई है। उनको पहले से पता था कि ट्रेडमिल के अंदर, मशीन के अंदर करंट आता है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो उसको ठीक करा देते, कुछ कर देते, तो मेरे बच्चे की जान बच जाती। शुरुआती जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जिम मैनेजर अनुभव दुग्गल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि जिम में ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। मेरी सहयोगी अनामिका गौर ने इसी सिलसिले में फिटनेस ट्रेनर अमित नागर से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने बताया है, सुनिए जरा। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें देखा गया कि एक्सरसाइज करते हुए लोगों की जान चली गई किसी मशीन की वजह से। अभी एक घटना आई जिसमें ट्रेडमिल में एक्सरसाइज करते हुए एक व्यक्ति की जान चली गई। तो क्या ऐसे सिक्योरिटी मेजर या ऐसे प्रिकॉशन ध्यान में रखने चाहिए ट्रेडमिल में खासकर एक्सरसाइज करते हुए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि बेसिकली डिजाइंड होते हैं किसी भी ट्रेडमिल यूजर के लिए, और वो गाइडलाइंस किसी भी आप जब जिम में आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे पे आपको बताए जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हमारी इस मशीन में एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच होता है, या जिसको हम सेफ्टी स्विच भी बोलते हैं, चल रही होती है और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी फील होती है, घबराहट फील होती है, आपके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, आप उसको जैसे ही हटाएंगे वो एकदम से मशीन रुक जाएगी। तो वो एक बहुत जरूरी चीज होती है जो कि हर क्लाइंट को और हर इंसान को पता होना चाहिए ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ने से पहले। कोई स्पीड लिमिट जो है, जब मान लीजिए कि हर व्यक्ति अलग तरीके से डिजाइंड होता है, वो अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज करता है, अगर वो ट्रेडमिल पे भाग रहा है तो उसकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये कब डिसाइड होता है? देखो, ये तो जैसे जैसे आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं उसमें अच्छे होते चले जाते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें भी ना मतलब बटन स्विच होता है, आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं पहले धीरे धीरे वॉकिंग करते हैं, फिर ब्रिस्क मतलब तेज स्पीड पे थोड़ा चलाते हैं, फिर भागने की आप उस पर क्षमता पे आते हैं। तो ये भी एक पहले दिन की गाइडलाइन का एक पार्ट होता है कि ट्रेनर आपको बताता है सर आपको धीरे धीरे अपने हिसाब से स्पीड इस बटन से बढ़ानी है, इस बटन से कम करनी है। तो वो हर अपने एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कौन सी स्पीड पे कैसा महसूस हो रहा है, धीरे धीरे अपनी स्पीड वो बढ़ाए। अब जैसे अगर आप, ये हमारी मशीन है, ये हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें ये जो लाल वाला बटन होता है ये इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है और सेफ्टी बटन भी इसको बोलते हैं। अब जैसे आप ये देखेंगे मैंने ये ट्रेडमिल स्टार्ट कर दी है, अब आप ही मेरे बगल में एक्सरसाइज करें, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है, तो बजाय कि मेरे को पकड़ के उतारने की बजाय वो बहुत रिस्की हो सकता है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके वजह हम सबको ये गाइड करते हैं कि सबसे पहले ना इस बटन को जैसे ही आप इसको ऐसे हटाएंगे तो ये देखो ये ऐसे रुक जाती है मशीन। जिम में मशीनें होती हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए क्या गाइडलाइंस है? कितने महीनों में या कितने दिन के अंतराल में इनकी टेस्टिंग की जाती है कि सभी मशीन सही है, सेफ है? यूजली तो हमारी मशीन के साथ वारंटी सर्विस ऑलरेडी आती है, कॉम्प्रिहेंसिव आती है, और या जिन मशीन की खत्म हो जाती है तो हम हमेशा उनकी एएमसी करा के रखते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो। तो उसमें हर महीने में महीने 2 महीने में वो आते हैं, उनकी सर्विसिंग करते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स में जैसे ट्रेडमिल स्पेसिफिकली जैसे हो गया तो उसमें उसकी बेल्ट और डेक का बहुत जरूरी काम होता है कि अगर डेक खराब है या बेल्ट खराब है तो उससे बहुत सारी चोट और इंजरीज लग सकती हैं। तो वो आकर के उसको साफ करते हैं, डस्ट हटाते हैं, मिट्टी हटाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे रोड पे बहुत धूल मिट्टी होती है तो उसके जमने से वो जाम वगैरह हो जाती हैं। तो एएमसी एक ऐसी चीज जो कि मैं तो खुद पर्सनली भी रिकमेंड करूंगा और लोगों के लिए भी कि अपने इक्विपमेंट का वो एएमसी वो करा करके रखें। अगर मान लीजिए जिम में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो जिम की तरफ से पहला रिस्पांस क्या होता है अगर कोई इंजर्ड हो जाता है ऐसे एक्सरसाइज? सबसे पहले हमारा तो सबसे पहली चीज यही होती है कि उसको फर्स्ट एड दी जाए, किसी भी तरीके की जो हम दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनको किस तरीके की चोट लगी है या कैसी समस्या आई है। और अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो होगा कि हम उसको एम्बुलेंस के मतलब कॉल आउट करें या उसको हॉस्पिटल लेकर के भागे। आगे बढ़ते हैं, बात इंडियन एयरफोर्स की जो लगातार अपने बेड़े को मजबूत करने में जुटी है। गुड न्यूज ये है कि जल्दी ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने जा रहा है। खबर यह है कि सितंबर महीने में एयरफोर्स को उसका पहला C-294 विमान मिल सकता है। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, उसके बाद बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगी। ये निर्माण प्रक्रिया स्पेन और भारत के बीच पार्टनरशिप के तहत होगी। टाटा इसके लिए गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है और इन विमानों के आने से सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और आसान हो जाएगा। इसकी ताकत भी बेजोड़ है।
इसकी क्षमता भी बेमिसाल है। ये इंडियन एयरफोर्स का नया बाहुबल C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस भारी भरकम एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी एयरबस की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस विमान को एयरफोर्स को सौंपने से पहले उसे हर कसौटी पर परखा जा रहा है। खबर है कि इसी साल सितंबर महीने में ये पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो C-295 एयरक्राफ्ट अभी जो बनाया जा रहा है, ये एयरबस का एक बहुत बड़ा एक वेंचर है इंडियन एयरफोर्स के साथ, और भारत के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। जो C-295 है, ये तो एयरफोर्स का जो एक बहुत बढ़िया विमान बन जाएगा, क्योंकि देखिए एयरफोर्स जो है पर्सनल को भी पूरा कैरी करना पड़ता है, वेपन्स, एम्युनिशन और काफी हार्डवेयर को भी ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी हम लोग को उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। भारतीय वायुसेना की एक मजबूती बन जाएगी 56 C-295 एयरक्राफ्ट के आने के बाद। इस तरह के 56 विमानों के निर्माण की डील अक्टूबर 2021 में हुई थी, जिसके तहत पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे। उसके बाद बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL भारत में बनाएगी। इसके लिए टाटा गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रहा है, जो 2026 तक बनकर तैयार होगी। बड़ी बात यह है कि टाटा भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करती आई है, और अब टाटा भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इन आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमानों को बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर गुजरात में इस पर काम शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों में तीनों सेनाएं C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगी, और ये खास तौर पर स्वदेश की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास ऐसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें C-130J सुपर हर्क्यूलस और विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर शामिल हैं, जो पहले ही कई तरह के अभियानों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और अब C-295 विमान इंडियन फोर्स के पुराने HS-748 विमानों की जगह लेंगे। बताया जा रहा है कि वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है, जबकि दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। करीब 21,935 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सौदे की शर्तों के मुताबिक एयरबस 7 विमानों की डिलीवरी 2024 तक कर देगा और 8 विमानों को 2025 तक देगा। इसके 1 साल बाद भारत में बना C-295 विमान तैयार हो जाएगा, जिसके बाद साल 2030 तक यहीं से इन विमानों का निर्माण और सप्लाई की जाएगी। मकसद यही है कि वायुसेना की परिवहन बेड़े को मजबूत बनाने के लिए ऐसे आधुनिक 56 विमान उसके सुपुर्द किए जाएंगे, ताकि जंग के हालात में सैनिकों, हथियारों और गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह वक्त पर पहुंचाया जा सके। दिल्ली से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे की करेंगे, जिसके करीब 70,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक हैं। ट्रेनें लगभग 1,15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और इस दौरान करीब 2 करोड़ यात्री इन ट्रेनों पर सफर करते हैं। इनमें लाखों लोग जनरल कोच में भी सफर करते हैं, जिनके पास AC या फिर स्लीपर कोच के यात्रियों की तरह खाने पीने की सुविधाएं नहीं होती। जिन भी ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा होती है, उनमें सफर करने वाले AC और स्लीपर के यात्रियों को पेंट्री कार में तैनात केटरिंग सर्विस से जुड़े कर्मचारी खाने पीने की चीजें मुहैया करवा देते हैं। लेकिन जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन रुकने तक इंतजार करना होता है और रुकने पर ही खाने पीने के लिए स्टेशन पर उनको खाना उपलब्ध होता है। कई बार भोजन लेने की हड़बड़ाहट में ट्रेन चढ़ते और उतरते समय हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। कई बार ट्रेनें भी छूट जाती हैं। खाने पीने की से जुड़ी असुविधा और रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। भारतीय रेलवे ने जनरल कोच में सफर करने वाले लोगों के लिए इकोनॉमी मील की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे की इस नई व्यवस्था के तहत पैसेंजर्स को मात्र 20 रुपए में भरपेट भोजन मिल पाएगा।
रेलवे के 20 रुपए वाले इकोनॉमी मील में 7 पूड़ी, आलू की सब्जी और अचार होगा। सिर्फ 50 रुपए के कॉम्बो मील भी आप ले सकते हैं, जिसमें राजमा चावल खिचड़ी, छोले कुलचे, छोले भटूरे, पाव भाजी या फिर मसाला डोसा भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा 3 रुपए में 200 ml पानी का सीलबंद गिलास मिलेगा। इसके अलावा जनरल कोच के सामने ही खाने का स्टॉल लगाया जाएगा, ताकि कम समय के लिए रुकने वाली ट्रेनें या फिर कम समय के जो स्टॉपेजेस होते हैं उसमें हड़बड़ाहट ना हो और लोग आराम से नीचे उतरकर खाने पीने की चीजें ले सकें। अभी इस किफायती भोजन की व्यवस्था सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे ने उदयपुर, अजमेर और आबू रोड रेलवे स्टेशन पर ही की है। अगर आईआरसीटीसी यानी कि रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से स्वच्छ और पौष्टिक खाने से जुड़ा ये प्रयोग सफल रहता है, तो प्रदेश के दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। पिछले कई साल से रेलवे सभी क्लासेस के यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रही है और ऐसे में रेल यात्रियों को कम कीमत पर पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने को इंडियन रेलवे ने एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रेलवे के इस प्रयास की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं नाम मात्र ही हुआ करती थी। छुट्टियों और त्योहारों के समय कई यात्रियों को जनरल कोच में टॉयलेट के पास सफर करना पड़ता था। अब तक खाने की भी सुविधा नहीं थी। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए किसी भी तरह का बीमा नहीं होता। जनरल कोच के यात्रियों को लेकर अभी तक भारतीय रेलवे की छवि संवेदनहीन ही बनी हुई है और उसकी वजह जनरल कोच में यात्रियों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पाना है। इसमें सीट से कई गुना अधिक पैसेंजर्स का एक कोच में सफर करना भी शामिल है। कई बार देखा गया है कि चलती ट्रेन में जनरल डिब्बे में घुसने तक का रास्ता नहीं होता है और कई ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा के बावजूद जनरल कोच के यात्रियों को चलती ट्रेन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल पाता। स्टेशन पर ट्रेन के खड़े होने पर ही यात्रियों को कुछ खाने पीने का सामान मिल पाता है। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों में सामान्य श्रेणी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को इकोनॉमी मील की सुविधा किसी सौगात से कम नहीं है। आमतौर पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 2 जीएस यानी कि जनरल कोच होते हैं, एक लोकोमोटिव के पास और एक ट्रेन के अंत में। काउंटर से खरीदा गया जनरल या फिर अनारक्षित टिकट वाला कोई भी व्यक्ति इन डिब्बों में यात्रा कर सकता है और अगर हर दिन चलने वाली ट्रेनों की कुल संख्या में देखें तो इनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लाखों लोग पहुंचते हैं। रेलवे की नई सुविधा के बाद हवाई सेवा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में शुमार होता जा रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के एक आंकड़े के मुताबिक बीते साल दिल्ली एयरपोर्ट से 5 करोड़ 94 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। दिल्ली से देश के दूसरे शहरों और दुनिया के दूसरे देशों तक यात्रा के सफर को और सुहाना बनाने के लिए IGI एयरपोर्ट की सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। अब टर्मिनल 3 पर बिजनेस और फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वालों के लिए 5 स्टार लाउंज तैयार किया गया है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है। इस लाउंज का नाम है एनक्लेम प्राइव दिया गया है। अब इसकी खासियत क्या है? दरअसल ये लाउंज 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बाद में इसका विस्तार 30,000 वर्ग मीटर में किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि ये देश के किसी भी एयरपोर्ट का सबसे बड़ा लाउंज है। इसे पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से IGI के टर्मिनल 3 पर किड जोन, लाइब्रेरी, स्पा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। टर्मिनल 3 पर इस सुविधा के शुरू होने से मुसाफिर यहां क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे, उनका सफर और सुहावना बन पाएगा। फिलहाल इस सुविधा का लाभ सिर्फ बिजनेस और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले मुसाफिर ही उठा पाएंगे। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले पॉइंट्स को यूज करके भी यात्री इस लाउंज की सुविधा ले सकते हैं। इस एरिया में यात्रियों के आराम से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखा गया है और जल्दी ही यहां पर फिटनेस सेंटर, गेमिंग जोन जैसी सुविधाएं भी जोड़ दी जाएंगी। इसके अलावा स्लीपिंग पॉड्स यानी कि झपकी लेने के लिए भी खास केबिन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि IGI एयरपोर्ट से गुजरने वाले मुसाफिर यहां यात्रा का शानदार अनुभव लेकर जाएं। साफ है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर इस तरह की सुविधाओं से बिजनेस और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को प्रीमियम फीलिंग होगी।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।